हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज़ का ये हमारा तीसरा लेक्चर है और हम कर रहे थे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के ऊपर कुछ टॉपिक्स को हमने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर के अंदर देखा, यानी कि 2024 के आर्ट एंड कल्चर जनवरी 2024 से लेकर के 15 मई 2024। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमने देखा स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर जो भी आपके न्यूज़ के अंदर थे उसके रिगार्डिंग हमने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो है वो देखा, उसको डिटेल में पढ़ा, जो कि आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकती है, तो आपको उसको दिमाग में रखना है। देन उसके बाद आर्ट फॉर्म्स इन न्यूज़, दूसरे लेक्चर के अंदर हमने आर्ट फॉर्म्स इन न्यूज़, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट साइट्स इन न्यूज़, ये दूसरे लेक्चर के अंदर देखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी अपकमिंग एग्जाम आप सेंट्रल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मेरिट लिस्ट में ला सकती है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं पर्सनैलिटी इन न्यूज़ एंड अवार्ड्स इन न्यूज़। तो जल्दी से हम अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, पर्सनैलिटी इन न्यूज़ एंड अवार्ड्स इन न्यूज़। तो इसको देख लेते हैं। आज के लेक्चर हमारा जो है इन दो टॉपिक्स के ऊपर रहने वाला है। तो पर्सनैलिटी इन न्यूज़, तो पर्सनैलिटी इन न्यूज़ में कौन कौन सी पर्सनैलिटी हैं जो 2024 में न्यूज़ में रही, जिनके रिगार्डिंग अपने को एग्ज़ाम के अंदर इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। तो उसमें आपकी 5 पर्सनैलिटी है। अब यहाँ पे कुछ पर्सनालिटी ऐसी हैं जो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड हैं, कुछ पर्सनालिटी ऐसी हैं जो मेडिवल इंडिया से रिलेटेड है। अगर एग्जामिनर को मेडिवल हिस्ट्री से सवाल पूछना होगा तो वो पूछेगा आपको उसी पर्सनालिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो कि न्यूज़ में चल रही होगी। तो ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में रख लें और पल्ले बांध लें। जितनी भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो वाला जो माइंडसेट था पुराने वाला, जो एग्ज़ाम में जो है सवाल आने का, वो अब पुराना हो गया है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, ठीक है, नहीं पूछता। बैटल ऑफ प्लासी में लीडर कौन था, नहीं पूछता। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, नहीं पूछता। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, नहीं पूछता। अब वो वही पूछता है हिस्ट्री से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन न्यूज़ में रिवॉल्व कर रही होती है। वही पूछता है आपको इंफॉर्मेशन जो ज्योग्राफी के रिलेटेड न्यूज़ में रिवॉल्व कर रही होती है। वही इंफॉर्मेशन आपको पूछता है इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ में रिवॉल्व कर रही होती है। वही इंफॉर्मेशन आपको पूछता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो न्यूज़ में चल रही होती है। तो बिल्कुल ये बात आप पल्ले बांध लें कि आप विदाउट करंट अफेयर मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। बिल्कुल इसको जो है, इस बात को जो है अपने दिमाग में सेट कर लें, ठीक है। तो पहली पर्सनालिटी लचित बाराबुखुन। तो लचित बाराबुखुन मिलिट्री आर्मी से इनका जो है झगड़ा हुआ, मुगल आर्मी से इनका झगड़ा हुआ, मुगल मिलिट्री से। देन उनको जो है इन्होंने हरा दिया। तो अब यहाँ से इंफॉर्मेशन हमको ग्रैस्प करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमको जो है एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद रानी चिन्नामा। तो रानी चिन्नामा एक पर्सनालिटी है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश ऑफिशियल को जो है हरा दिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मात दी थी। देन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके साथ चीटिंग किया, देन उसके बाद उनको एग्जाइल में डाल दिया। देन उसके बाद आप कहें नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। तो रानी चिन्नामा को लेकर के मॉडर्न इंडिया से आपको सवाल पूछ सकता है। देन उसके बाद नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला कि एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम नाना जगन्नाथ के नाम से रख देना चाहिए। तो अब रेलवे से अगर आपको सवाल पूछेगा तो न्यूज़ में नाना जगन्नाथ शंकर सेठ पर्सनालिटी जो है वो रिवॉल्व कर रही हैं, तो एग्जामिनर का दिमाग भी उधर जाएगा, तो वो आपको यहाँ से सवाल पूछ सकता है। देन उसके बाद आया वकुंडा स्वामी कुल। तो ये एक स्वामी है, ठीक है, एक स्वामी है जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिब्यूट पेश किया है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारा काम जो है वो कास्टिज़म को ख़त्म करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए एजुकेशन में, एंड उसके बाद अदर वेरियस इनिशिएटिव्स। तो इनको ट्रिब्यूट पेश किया गया। देन उसके बाद शंभुधान पोंगलो। तो शंभुधान पोंगलो भी जो है ये भी आपके 2024 की न्यूज़ के अंदर रहे हैं। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट वन आपकी लचित बाराबुखुन। तो लचित बाराबुखुन का आप स्टैचू भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
असम से रिलेटेड है, अहूम डायनेस्टी की ये पर्सनालिटी है, अहूम डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ठीक है, चलिए सॉरी, लचित बाराबुखुन, वाई इन द न्यूज प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ वेलोर, स्टैचू ऑफ वेलोर जो 125 फुट का ब्रॉन्ज का स्टैचू है ऑफ अहूम जनरल, अहूम डायनेस्टी के जनरल हैं, उनका स्टैचू है जिनका नाम है लचित बाराबुखुन इन जोरहत। स्पेसिफिकली कहाँ पे है? जोरहत में, और स्टेट अगर देखेंगे तो कहाँ पे है? असम के अंदर। कहाँ पे है? असम के अंदर। अब अबाउट लचित बाराबुखुन, इन्होंने करा क्या है? तो इनका टाइम फ्रेम है 1622 से लेकर के 1672 तक। फर्स्ट बाराबुरा, ठीक है, फर्स्ट बाराबुरा, अहूम डायनेस्टी में बाराबुरा किसको बोला जाता था? मिलिट्री एंड जुडिशियल हेड को। किसको बोला जाता था? मिलिट्री एंड जुडिशियल हेड को। यानी कि ये फर्स्ट बाराबुरा है अहूम डायनेस्टी के मिलिट्री एंड जुडिशियल हेड ऑफ अहूम किंगडम, अहूम डायनेस्टी। एज बाराबुखुन कमांडर इन चीफ, ठीक है, ऑफ द अहूम आर्मी लेड सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द मुगल, इन्होंने मुगल्स के खिलाफ बड़े ही सक्सेसफुल कैंपेन किए हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर जहांगीर एंड शाहजहां। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर जहांगीर एंड शाहजहां। फाउंडर ऑफ द पेक प्रैक्टिसेस, व्हाट इज पेक प्रैक्टिसेस पूछ सकता है आपको। अ सिस्टम ऑफ फोर्स लेबर, तो ये फोर्स लेबर सिस्टम के फाउंडर हैं जिसको अहूम किंगडम के अंदर पेक प्रैक्टिसेस बोला जाता था। सिंस 1999 इन द नेशनल डिफेंस अकेडमी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। Since 1999 in the National Defense Academy, Lachit Barabukhun Gold Medal is given to Best Cadet। ठीक है, तो गोल्ड मेडल इनके नाम पे दिया जाता है, लचित बाराबुखुन गोल्ड मेडल इज गिवन टू बेस्ट कैडेट। ठीक है, तो 1999 के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी इनके नाम पे गोल्ड मेडल देती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और इन्होंने मुग़ल आर्मी को काफ़ी जो है मात दी है, सक्सेसफुल कैंपेन करे हैं, मुग़ल आर्मी को जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ सक्सेसफुल नहीं होने दिया, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से, लचित बाराबुखुन की वजह से। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने फोर्स लेबर के जो है ये फाउंडर भी हैं, ए सिस्टम ऑफ फोर्स लेबर दैट इज पेक प्रैक्टिसेस। बैटल ऑफ सरीघाट, ठीक है, बैटल ऑफ सरीघाट जो 1671 में लड़ी गई थी लचित बाराबुखुन यानी कि अहूम किंगडम और मुगल्स के बीच में। द अहूम फोर्सेस अंडर लचित बाराबुखुन डिफीटेड द लार्जर मुगल आर्मी। ठीक है, ये कम थे लेकिन इन्होंने बड़ी मुगल आर्मी को मात दे दी। ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर के तट पे, ठीक है, ऑन सरीघाट, ठीक है, एट सरीघाट। द बैटल वाज लार्जली अ नेवल वॉर। कौन सी वार जो है किस तरीके की बैटल थी ये? नेवल वार, नेवल आर्मी के थ्रू जो है, नेवल मिलिट्री के थ्रू जो है ये वॉर लड़ी गई थी। द बैटल स्टॉप द मुगल एडवांस टू असम। ठीक है, मुगल को जो है आसाम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर कामयाब नहीं होने दिया। एंड द रेस्ट ऑफ द टुडे नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी है आपको। लचित बाराबुखुन से, मेडिवल इंडिया से आपको यहाँ से रिलेटेड सवाल पूछ सकता है। उसके बाद अवार्ड से रिलेटेड यहाँ से आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी 1999 के बाद लचित बाराबुखुन गोल्ड मेडल जो है वो प्रोवाइड करती है, तो यहाँ से भी आपको सवाल पूछ सकता है। दूसरी पर्सनैलिटी आपकी रानी चिन्नामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, मॉडर्न इंडिया से यहाँ से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। तो आपके रानी चिन्नामा ये न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली 200th एनिवर्सरी जो है इनकी मनाई गई ऑफ द किट्टोर रिवॉल्ट। ठीक है, किट्टोर रिवॉल्ट को भी याद किया गया, किट्टोर जगह को भी याद किया गया। किट्टोर जगह है आपकी कर्नाटक के अंदर। लेड बाय रानी चिन्नामा वाज कैमोमोरेटेड। ठीक है, तो इसको क्या किया गया? याद किया गया इनको इनके 200th एनिवर्सरी के ऊपर। ठीक है, अबाउट रानी चिन्नामा 1778 के अंदर इनका जो है जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? ककाती विलेज के अंदर हुआ, जो आजकल कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, और इनकी शादी हुई किसके साथ? राजा मल सराज ऑफ किट्टोर।
ठीक है, राजा मल्सराज के साथ इनकी जो है शादी हुई। देन उसके बाद जो ये राजा जी हैं इनकी डेथ हो गई 1816 के अंदर। हिज एल्डेस्ट सन जिनका नाम क्या था, शिवलिंग रुद्र, ठीक है, शिवलिंग रुद्र स्वराज असेंडेड द थ्रोन, यानी कि वो आपके जो है तख्त के ऊपर बैठे, इनके बड़े बेटे। तो कुछ ही देर के बाद उनकी भी जो है वो क्या हो गई, मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। आफ्टर दिस शी अडॉप्टेड अ चाइल्ड, जिसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं बचा और इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया। उस बच्चे का नाम क्या था, शिवलिंग गफा, ठीक है, एंड मेड हिम हेयर टू द थ्रोन, और उसको अपना वंशज बनाया और उसको थ्रोन के ऊपर यानी कि तख्त के ऊपर बिठाया। और आपको पता है कि ब्रिटिश के द्वारा एक डॉक्ट्रिन जो है वो लगाया गया था, जिसके चलते काफ़ी सारी टेरिटरी को उन्होंने जो है कंकेर्ड कर लिया था उस डॉक्ट्रिन के चलते, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट हर अडॉप्टेड सन एज अ लीगल हेयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते, ठीक है। अगर किसी का अडॉप्टेड सन होगा हम उसको जो है बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे। आपका अडॉप्टेड सन नहीं होना चाहिए, आपका अपना बच्चा होना चाहिए जो आपके किंगडम का आगे क्या बनेगा, वंशज बनेगा। फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ इम्पोजिशन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तब की बात हो रही है रानी चिन्नामा और EIC के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो ये टसल हुई है, ये तब के टाइम में हुई है जब आपका इनिशियल टाइम पीरियड है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, यानी कि डलहौसी के टाइम में एकदम से जो है उसको भरपूर तरीके से जो है लागू कर दिया गया था। ये इनिशियल टाइम पीरियड है। कब का टाइम पीरियड है? 1824, इवन बिफोर ऑफिशियली आर्टिकुलेटेड बाय लॉर्ड डलहौसी, ठीक है। She then defied EIC order to exile adopted child and sent letter against the order। उन्होंने जो है ब्रिटिश के खिलाफ ही ऑर्डर दे दिया। किसको दिया? लॉर्ड एल्फिनस्टोन को। किसको दिया? लॉर्ड एल्फिनस्टोन। लॉर्ड एल्फिनस्टोन उस वक्त आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, कहाँ के? बॉम्बे प्रोविंस के। बट हर रिक्वेस्ट वाज टर्न्ड ऑन, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट को क्या कर दिया गया? टर्न्ड ऑन कर दिया गया कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट है और बिल्कुल इजाज़त हम आपको नहीं दे सकते। जिसके चलते आपका क्या शुरू हुआ? किट्टोर का रिवॉल्ट, किट्टोर का युद्ध, ठीक है। अब किट्टोर रिवॉल्ट क्या है? regarded as the first Indian armed rebellion against British East India Company, also one of the earliest women-led anti-colonial struggle। तो ये आपको दो मेन पॉइंट जो है पूछ सकता है। फर्स्ट इंडियन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दूसरा पॉइंट अर्लीस्ट वुमेन लेड। यहाँ पे वुमेन लीडरशिप कर रही है, तो वुमेन की लीडरशिप के अंदर ये पहली एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल थी, ठीक है। तो दो पॉइंट आपको यहाँ से जो है मिल जाते हैं मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड। इन द फर्स्ट बैटल इन अक्टूबर 1824 ब्रिटिश फोर्सेस लॉस्ट हेविली, आल्सो ब्रिटिश ऑफिसर्स वर टेकन एज हॉस्टेज बाय हर। तो इन्होंने जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स को हरा दिया और उनको हॉस्टेज भी बना लिया। तो हॉस्टेज बनाने के बाद शी रिलीज देम आफ्टर अ प्रॉमिस, तो उन्होंने जो है एक वादा लिया और वादा लेने के बाद उनको रिलीज किया। वादा क्या था? वादा ये लिया कि वो दोबारा से जो है वो हमला नहीं करेंगे, वॉर नहीं करेंगे। बट द ब्रिटिश चीटेड, ब्रिटिश की जो है आदत से मजबूर उन्होंने क्या किया? चीट किया, चीटेड हर एंड रीस्टार्टेड द वॉर, और जो है वार दोबारा से स्टार्ट करी। द ब्रिटिश आर्मी अटैक द किट्टोर फोर्ट, किट्टोर फोर्ट पे हमला किया गया एंड कैप्चर्ड, और उसको कैप्चर कर लिया गया। शी एंड हर फैमिली वर इम्प्रिजन्ड एंड जेल्ड एट द फोर्ट इन बेलहियोंगल, ठीक है, बेलहियोंगल, सॉरी क्या पढ़ेंगे इसको, बेलहोंगल फोर्ट के अंदर इनको जो है एग्जाइल में डाल दिया गया। वेयर शी डेड इन 1829 में जब उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, तब तक वो इस फोर्ट के अंदर, इस किले के अंदर क्या रही? वो एग्जाइल में रही, यानी कि वहाँ पे इनको जो है जेल में डाला गया। हर लेफ्टिनेंट संगोली रायना प्लेड हर रोल, जो इनके एक आपके लेफ्टिनेंट थे यानी कि रानी चिन्नामा के, उन्होंने काफ़ी यहाँ पे मेजर रोल प्ले किया है किट्टोर रिवॉल्ट के अंदर। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? आप सभी को पता है, इट वाज वन ऑफ द मेजर एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ EIC। और इसके अलावा कौन कौन सी पॉलिसी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की? रिंग फेंस पॉलिसी
और उसके बाद सब्सिडरी अलायंस, तो ये भी आपको याद होना चाहिए और इनके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। दिस डॉक्ट्रिन रिजेक्टेड द लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड राइट ऑफ एन इंडियन रूलर विदाउट एंड हेयर टू चूज अ सक्सेसर, यानी कि आपका अपना बच्चा होगा, आप माँ मतलब कि राजा का अपना खुद का बेटा होगा तो वही सक्सेसर बन सकता है, अदरवाइज आप अडॉप्टेड सन को सक्सेसर नहीं बना सकते। तो कौन कौन से प्रोविंस हैं जिनको इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते जो है वो एनेक्स किया गया, जीता गया, तो आपका प्रोविंस ऑफ सितारा है 1848, जयपुर है 1849, संबलपुर है 1849, बाहत है 1850, उदयपुर है 1852, झांसी है 1853, नागपुर है 1854 वर एनेक्स्ड अंडर इट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, द डॉक्ट्रिन वाज रिवोक्ड आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ द 1857। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को रिवोक्ड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया 1857 के युद्ध के बाद। ठीक है, उसके बाद अगली पर्सनैलिटी नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, अब ये न्यूज़ में क्यों है? महाराष्ट्र कैबिनेट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू आस्क द मिनिस्ट्री, महाराष्ट्र कैबिनेट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है वो किसको, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ये बोला कि आप क्या करें, जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन है उसका नाम चेंज करके नाना जगन्नाथ शंकर सेठ के नाम पे रख दिया जाए। क्यों रख दिया जाए, कारण क्या है, चलिए उस कारण को भी जानते हैं। अबाउट नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? तो इनका कंट्रीब्यूशन है, इनको आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई भी बोला जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई। ठीक है, वाई आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई? ही लेड मेजर प्रोजेक्ट टू प्लान बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स, एवेन्यूज इन बॉम्बे। दिस अर्न हिम द टाइटल आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई। पूछा जाएगा भाई आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई कौन सी पर्सनालिटी है, तो नाना जगन्नाथ शंकर सेठ। उसके बाद एजुकेशन पैटर्नेज, ही डोनेटेड फैमिली ऑन लैंड, यानी कि खुद की जगह, अपनी दादे वरस्ती जगह इन्होंने एजुकेशन के लिए डोनेट कर दी। फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स पर्टिकुलरली एम्फसाइजिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ही फाउंडेड द नेटिव स्कूल of Bombay. He founded the native school of Bombay, important point है, which later evolved into the prestigious Elphinstone College, जो बाद में चल करके 1856 में एल्फिनस्टोन कॉलेज के नाम से मशहूर हुआ, एल्फिनस्टोन कॉलेज बना 1856 के अंदर। ठीक है, तो नाना जगन्नाथ का ये कंट्रीब्यूशन है। अब इनको मुंबई स्टेशन का नाम बदल करके इनके नाम पे क्यों रखा जाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी जो है इंफॉर्मेशन आप ग्रैस्प कर लें। अबाउट नाना जगन्नाथ शंकर सेठ की कंट्रीब्यूशन, रेलवे प्रोजेक्ट, ही वाज मेंबर ऑफ द कमेटी दैट गेव इम्पीटस टू द प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया। तो पूछा जाता है फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया कहाँ से कहाँ चली? फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया दैट रन बिटवीन बोरीबंदर एंड थाने, बोरीबंदर एंड थाने ऑन अप्रैल 16, 1853, डेट भी पूछी जाती है। तो उस कमेटी के ये मेंबर थे, उस रेलवे प्रोजेक्ट के ये मेंबर थे। दैट्स वाई कि बोला गया मुंबई स्टेशन का नाम बदल करके इनके नाम पे रख दिया जाए। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इनका क्या है? ही वाज द फर्स्ट इंडियन नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे, फर्स्ट इंडियन नॉमिनेटेड टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंट ऑफ द बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं ये। एंड उसके बाद इंडियन मेंबर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई। अब मुझे आप ये बताएंगे एशियाटिक सोसाइटी की फाउंडेशन किन लोगों ने रखी है और कहाँ रखी है, कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलिए इनकी लेगेसी क्या है? डिस्क्राइब्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, आल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई तो हैं, एंड आल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट भी इनको माना जाता है। तो सवाल आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। बाय द रेनोवर्ड स्कॉलर ऑफ इकोनॉमिक्स गंगाधर घादिल, तो गंगाधर घादिल ने बोला है कि ये आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया है। ठीक है, चलिए
उसके बाद इन्फ्लुएंस्ड फ्रीडम फाइटर लाइक दादाभाई नौरोजी एंड जस्टिस रांडे। तो दादाभाई नौरोजी को और उसके बाद जस्टिस रांडे को इन्फ्लुएंस करने वाले, उनके ऊपर अपना असर डालने वाले, इंस्पायर करने वाली पर्सनालिटी है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ, हु एडॉप्टेड हिज विजन ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन देयर परस्यूट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जो कि इन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म का एक आइडिया लोगों के अंदर इनकलकेट किया, इनबिल्ट किया, ठीक है। और उनमें जो सबसे बड़ी पर्सनालिटी उभर करके सामने आए दैट इज़ दादाभाई नौरोजी एंड जस्टिस रांडे। और दादाभाई नौरोजी के रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जस्टिस रांडे के रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देन फोर्थ पर्सनालिटी हमारी है आज की आया वकुंदा स्वामीकल। तो इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, इनको ट्रिब्यूट पेश किया, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ पेड ट्रिब्यूट टू श्री आया वकुंदा स्वामीकल ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इनको क्या किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिब्यूट पेश किया। अब क्या है इनके की कंट्रीब्यूशन, तो जैसा कि मैंने पहले बताया तो इंडियन रेनेसांस के ये पायनीर माने जाते हैं, यानी कि इंडिया को जगाने वाले, कि जागो उठो, ठीक है, और उसके बाद दुनिया को बता दो कि तुम वो हो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हो, तुम वो हो कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में दुनिया को बता रहे थे कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। चलिए, हिज फेमस स्लोगन वाज वन कास्ट वन रिलीजन वन वर्ल्ड वन क्लैन वन वर्ल्ड वन गॉड। तो ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम के अंदर कि किस पर्सनालिटी ने ये स्लोगन दिया, ठीक है। वन कास्ट वन रिलीजन वन क्लैन वन वर्ल्ड वन गॉड विच मेक्स ऑल कास्ट पीपल टू फील इक्वालिटी, ठीक है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर, ठीक है। एक ही सफ में खड़े हैं महमूद व अयाज, अब ना रहा कोई बंदा ना बंदा नवाज। फाउंडेड आया वजही सेक्ट, एक सेक्ट है उसको इन्होंने क्या किया, उसकी फाउंडेशन रखी, एस्टैब्लिशमेंट रखी। टॉट द वर्च्यू ऑफ नॉन वायलेंस, जिस सेक्ट का जो मेन उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था, नॉन वायलेंस को बढ़ावा देना, चैरिटी को बढ़ावा देना, टॉलरेंस को बढ़ावा देना, लव अमंग द पीपल, लव अमंग द ह्यूमैनिटी, लव अमंग द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, लव अमंग द ह्यूमन, ठीक है। टेम्पल रिफॉर्मेशन, तो टेम्पल की भी रिफॉर्मेशन करी इन्होंने, क्रिएटेड न्यू टेम्पल्स जिसमें शामिल है आपका पिट्स एंड नजहल टंकल्स, ठीक है, पिट्स एंड नजहल टंकल्स। तो इनकी भी इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट करी फॉर दोज हु वर डिनाइड परमिशन टू एंटर द टेम्पल, उन लोगों के लिए जिन लोगों को अदर टेम्पल्स के अंदर एंट्री नहीं मिलती थी, यानी कि अनटचेबल लोगों के लिए इन्होंने अलग से टेम्पल जो है वो एस्टैब्लिश करे, और उनमें से शामिल है आपके पिट्स टेम्पल और नजहल टंकल्स, ठीक है। इंट्रोड्यूस थूटू नमन, ठीक है, थूटू नमम, थूटू नमम, he introduced Thutu Namam, encouraging priest to apply sacred paste on devotees forehead, वो जो sacred paste लगाई जाती है मंदिर के अंदर, ठीक है, ऐसे करके, तो उसके लिए भी इजाजत दी, that is Thutu Namam, encouraging priest to apply sacred paste on devotees foreheads regardless of caste, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जो है सेक्ट का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, तो उसको जो है वहाँ पे फोर हेड्स पे उसका जो है वो लगाया जा सकता है, इस चीज़ की इजाज़त भी इन्होंने दी। सोशल इनिशिएटिव इनिशिएटेड द तिरुवल पंथे, ठीक है, तिरुवल पंथे प्रोग्राम टू प्रमोट वेजिटेरियनिज्म। तिरुवल पंथे प्रोग्राम स्टार्ट किया जो क्या प्रमोट करता था, वेजिटेरियनिज्म। ऑर्गेनाइज्ड समपंथी भोजन, समपंथी भोजन दैट इज कम्युनिटी ईटरीज, ठीक है, मतलब जहाँ पे सब लोग बैठ करके, सब संप्रदाय, सब सेक्ट, सब कास्ट के लोग जो है वो बैठ करके क्या खा सकें, भोजन कर सके, खाना खा सके, दैट इज समपंथी भोजन। अंडरटुक हिज डिगिंग ऑफ कॉमन वेल्स, ठीक है, कुछ कॉमन वेल्स बनाए, कुएं बनाए, नोन एज, जिनको क्या बोला जाता है, मूत्री
किन्नौरोज टू प्रोवाइड वाटर एक्सेस टू लोअर कास्ट, जिनको पानी भरने की भी इजाज़त नहीं थी, पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी, उन कुओं से जो आपके बड़े बड़े सेक्ट के अंडर आते थे, ठीक है। हु वर बार्ड फ्रॉम यूजिंग अपर कास्ट वेल्स, तो उनके लिए अलग कुएं इन्होंने खुलवाए, दैट इज़ कॉमन वेल्स उनको बोला गया, यहाँ से कोई भी आकर के पानी पी सकता है। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जिन किताबों में इनकी एक किताब का नाम है अकीला तुरयुट्टा, ठीक है। उसके बाद अरुनूल अमामी, ठीक है, अरुनूल अलग किताब है, अमामी अलग किताब है, ठीक है। तो ये 3 किताबें हैं, तो ये भी इनके रिगार्डिंग देख लेना। देन उसके बाद आज की हमारी पर्सनालिटी के अंदर लास्ट पर्सनालिटी दैट इज शंभुदान पोंगलो कौन है? तो गवर्नमेंट पेड ट्रिब्यूट टू द जनजातीय नायक, कौन सा जनजातीय नायक? शंभुदान पोंगलो। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये हैं हमारे फ्रीडम फाइटर, ठीक है। शंभुदान पोंगलो मतलब कि वीर शंभुदान पोंगलो नेशनल फ्रीडम फाइटर, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया से यहाँ से भी आपको सवाल आ सकता है इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के। ही वॉज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम कहाँ से? लंगखोर इन नॉर्थ कैचर हिल्स ऑफ असम, ठीक है। प्रेजेंट डे आजकल कहाँ पे है? दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है इनका? हिज कंसर्न ओवर ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ केचर इन 1832, ठीक है। 1832 में इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश ने जो एनेक्स किया है केचर को, वहाँ पे इन्होंने जो है मेजर रोल प्ले किया है। लेड हिम टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द रिजीम, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने युद्ध छेड़ दिया था। तो ये हमारे क्या हैं? फ्रीडम फाइटर हैं। कौन से कबीले से आते हैं? कौन से जो हैं वो संप्रदाय से आते हैं? जनजातीय नायक, ठीक है, जनजातीय सेक्ट से। ही अंडरस्टूड द ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, यानी कि इस बात को ये समझ गए थे कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को जो है ये प्रमोट कर रहे हैं हम लोगों के बीच में। एंड ऑर्गेनाइज द दमासी यूथ, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइज द, यानी कि जो आपकी जनजातीय यूथ थी उनको क्या किया इन्होंने? ऑर्गेनाइज्ड किया दमासी यूथ टू डील विद इट, कि इसके साथ जो है वो लड़ा जाए। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी एंड अटैक द ब्रिटिश आर्मी लेड बाय मेजर बेओड। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जो आर्मी जो है ऑर्गेनाइज्ड की थी उसके मेजर कौन थे? तो मेजर बेओड एंड किल्ड हिम। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी एंड अटैक द ब्रिटिश आर्मी लेड बाय मेजर बेओड एंड किल्ड हिम, ठीक है। चलिए उसके बाद अवार्ड्स इन न्यूज़, सेकेंड टॉपिक आज का हमारे लेक्चर का। तो अवार्ड्स के अंदर आपके भारत रत्न है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी पर्सनालिटीज़ को भारत रत्न दिया गया है 2024 में। कौन कौन सी पर्सनालिटी हैं? चौधरी चरण सिंह है, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव है, उसके बाद रंगानाथ स्वामी है एंड वेरियस अदर, ठीक है। उसके बाद पद्मा अवार्ड्स, तो पद्मा अवार्ड्स में 3 बड़े अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। उसके बाद कुड्डोवलाई सिस्टम साउथ के अंदर जो है इसको परफॉर्म किया जाता है, ये भी न्यूज़ के अंदर रहा है, तो इसके ऊपर भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यूथ के लिए, ठीक है, ये ठीक है, बाल पुरस्कार। उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर के लिए दिया जाता है। तो ये 2 पर्सनालिटी को मिला है। एक पर्सनालिटी का नाम है आपके उर्दू की पर्सनालिटी है, एक संस्कृत की पर्सनालिटी है, नाम नहीं याद आ रहा, तो चलिए देख लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद संगीत नाटक अकेडमी SNA अवार्ड्स, उसके बाद ये भी न्यूज़ में रहा। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड NSA 2023। तो सबसे पहला भारत रत्न। तो भारत रत्न क्या होता है आप सभी को पता है। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? क्योंकि PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन एंड अदर रिसीव्ड इंडियंस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स भारत रत्न। तो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, ठीक है, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, ठीक है। चलिए भारत रत्न कौन ग्रांट करता है इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इंडिविजुअल फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस, किसी भी फील्ड में, अक्रॉस एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में आपकी आउटस्टैंडिंग सर्विस होगी तो आपको क्या दिया जाएगा? भारत रत्न दिया जाएगा।
रिकमेंडेशन कौन करता है? मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट। नो फॉर्मल रिकमेंडेशन फॉर दिस आर नेसेसरी। कोई भी फॉर्मल रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन इसकी रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं टू द प्रेसिडेंट। रिकॉग्निशन रेसिपिएंट रिसीव आ सनद। सनद यानी कि एक सर्टिफिकेट उनको दी जाती है, साइंड बाय द, जिसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं प्रेसिडेंट के, अलोंग विद द मेडेलियन, ठीक है, और एक मेडल भी आपको दिया जाता है सनद के साथ, ठीक है। नोटेबली याद रखने की बात यह है कि द अवार्ड डज नॉट कम विद एनी मॉनेटरी ग्रांट्स। कोई भी पैसा वैसा नहीं होता है भाई, तो ये मत सोच लेना कि पैसा वैसा मिल जाएगा। तो भारत रत्न इस भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स एक स्टेटस है, ठीक है। तो मॉनेटरी फंड्स वगैरह कोई भी ग्रांट नहीं किया जाता, एक सनद सर्टिफिकेट प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के साथ और एक मेडल जो है वो दिया जाता है। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट इसकी किसने करी थी? तो बाय फॉर्मर प्राइम प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पूछा जा सकता है कब करी थी? जनवरी 2 1954 को। डेट भी याद होनी चाहिए और पर्सनालिटी भी याद होनी चाहिए जिन्होंने इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी थी। अबाउट भारत रत्न रेगुलेशन, आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट, ठीक है। आप कोई भी अपने नाम के साथ जो है प्रीफिक्स या सफिक्स कोई भी टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ टाइटल्स की जो है आपको इजाज़त है, जैसे मिलिट्री में कुछ टाइटल्स होते हैं आपके, मेजर हो, लेफ्टिनेंट हो, कर्नल हो, वगैरह वगैरह, वो टाइटल आप लगा सकते हो। देन उसके बाद पीएचडी होल्डर जो है वो डॉक्टर का टाइटल लगा सकते हैं, कुछ की एक्सेप्शन है। लेकिन आप जैसे पहले महाराजा फलाने, ठीक है, तो वो वाले टाइटल आप जो है अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं यूज कर सकते। अगर आप यूज कर रहे हो दैट इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अवॉर्डीज फ्रॉम यूजिंग भारत रत्न। तो जिसको भी भारत रत्न मिलेगा तो वो भारत रत्न अपने नाम के पीछे नहीं लगा सकता, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। एज अ टाइटल प्रीफिक्स आर सफिक्स टू देयर नेम, हाउएवर दे आर अलाउड टू इंक्लूड। जब भी वो अपना बायोडाटा या सीवी वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पे एक लाइन में इंक्लूड कर सकते हैं कि उनको अवार्ड किया गया है भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, अवार्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट, रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। या तो ये लाइन लिख सकते हैं या ये लाइन लिख सकते हैं अपने बायोडाटा में, विजिटिंग कार्ड में, लेटर हेड्स में या सीवी वगैरह किसी में भी। इनिशियल अवार्डीज कौन कौन से हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनिशियल सबसे पहले अवार्डीज कौन कौन से हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद सीवी रमन, इनको साइंस में दिया गया। देन उसके बाद आपका चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी वर द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न इन 1964। तो ये तीन पर्सनालिटी हैं जो फर्स्ट रेसिपिएंट हैं भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स भारत रत्न के। उसके बाद दिमाग में रखने की बात ये है, नोटेबली द अवार्ड इज आल्सो ओपन टू नॉन इंडियंस। तो ये नॉन इंडियंस के लिए भी ओपन है, यानी कि नॉन इंडियंस को भी दिया जा सकता है, एज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द लाइक्स ऑफ मदर टेरेसा। जैसे मदर टेरेसा ने काफ़ी ज़्यादा काम किया इंडिया में, तो उसके चलते इनको मिला है। देन उसके बाद एक पर्सनालिटी है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। और उसके बाद नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो इन तीन पर्सनालिटी को भी दिया गया है भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, इनिशियली द अवार्ड वाज नॉट कन्फर्ड पोस्टथॉमसली, ठीक है, यानी कि कोई पर्सनालिटी है वो इस दुनिया से चली गई, उसने बढ़िया काम किए थे किसी भी फील्ड में, तो ये पहले नहीं था इसमें, लेकिन बाद में इसको इंक्लूड कर दिया गया। बट दिस चेंज इन 1966। तो ये डेट याद रखेंगे कि ये कब इन्होंने चेंज किया। द यंगेस्ट रेसिपिएंट एंड फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन, यंगेस्ट भी हैं और पहले स्पोर्ट पर्सन्स भी हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की कैटेगरी में पहले और यंग कैटेगरी में पहले, दैट इज सचिन तेंदुलकर। कौन है आपके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2014 में पाने वाले? सचिन तेंदुलकर। उसके बाद मैक्सिमम ऑफ द 3 अवार्ड्स कैन बी गिवन ईच ईयर।
हर साल 3 लोगों को ही अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ईयर को निकाल करके कुछ ईयर जो है वो एक्सेप्शन कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। यानी कि हर साल 3 ही पर्सनालिटी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया जाएगा, लेकिन कुछ ईयर्स को निकाल करके, जैसे 2024, तो 2024 को निकाल करके, क्योंकि 2024 में 5 लोगों को जो है ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, उसमें आपके तरंगानाथ स्वामी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, देन उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और एक और पर्सनालिटी है, याद नहीं आ रहा है। अगर किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करें। एंड इन 1999 व्हेन 5 and 4 इंडिविजुअल्स रिसीव्ड द ऑनर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये 2 ईयर जो है ये एक्सेप्शन कैटेगरी में है, बाकी ईयर्स में जो है आपका 3 ही पर्सनालिटी को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब इसका डिज़ाइन किसने किया है भारत रत्न मेडल का? शेप एंड इंस्क्रिप्शन, इट डिजाइंड इन द शेप ऑफ अ पिपल लीफ। ठीक है, पिपल लीफ की तरह इसको बनाया गया है, विद भारत रत्न इंस्क्राइब्ड। जो भारत रत्न लिखा गया है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये वाला, ये जो भारत रत्न लिखा गया है ये देवनागरी में लिखा गया है। ठीक है, यानी कि हिंदी में। तो हिंदी को हम किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो याद होना चाहिए आपको। ठीक है, स्क्रिप्ट बीनीथ अ सन ब्रस्ट फिगर, रिवर्स साइड इट फीचर्स द फ्रेज सत्य में विजेते, और सत्य में विजेते भी लिखा गया है। सत्य में विजेते इज बोरोड फ्रॉम मांडुक उपनिषद। ठीक है, मांडुक उपनिषद ये भी पूछा जाता है। तो 108 उपनिषद हैं अपन लोगों के। ठीक है, 108 उपनिषद हैं, छंद हो गए, मांडुक, मुंडक, तात्रेय उपनिषद, है ना। तो देर आर वेरियस उपनिषद, 108 है, 10 जो है वो जबरदस्त माने जाते हैं। उसमें एक मांडुक उपनिषद है, मांडुक उपनिषद से बोरो करा है हमने सत्य में विजेते, रिटन इन देवनागरी, और ये भी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, प्लेस्ड अंडर एन इंस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट एम्बलम। उसके बाद मटेरियल कौन सा यूज किया गया इसके अंदर? द एम्बलम, सन एंड रिम ऑफ द अवार्ड्स आर मेड ऑफ प्लैटिनियम, while the inscriptions are crafted in burnished bronze। ब्रॉन्ज के अंदर जो है बनाया गया है। खैर ये वाला इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन सारी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन इसकी कहाँ होती है? मैन्युफैक्चर्ड एट कोलकाताज एल्पोर मिंट। ठीक है, इस जगह पे जो है इसकी जो है वो क्या होती है? प्रोडक्शन होती है। अब जिन जिन पर्सनालिटी को मिला है उन पर्सनालिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हम ग्रैस्प कर लेते हैं। सबसे पहली पर्सनालिटी आपकी पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव क्या रहे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो इनके टाइम पीरियड में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे आपके एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है भंग हो गई, मतलब भंग इन द सेंस की फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली थी। तो उस वक्त जो है पीवी नरसिम्हा राव जी ने जो है फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, किसको? सरदार मनमोहन सिंह जी को। और सरदार मनमोहन सिंह जी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए। दैट रिफॉर्म्स इज एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुए हैं। दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ही स्पीयरहेडेड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, दैट इज एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं वो इनके टाइम में हुए हैं। और किस फाइनेंस मिनिस्टर ने किए हैं? सरदार मनमोहन सिंह जी ने। सो इसीलिए यही जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर आपको दिख रही है ये इसी कारण मैंने लगाई है, ताकि आपको ये दोनों चीज़ें जो हैं वो दिमाग में बैठ जाएँ। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या है? मेजर रिफॉर्म्स इंक्लूड, जो आजकल आप 73rd एंड 74th अमेंडमेंट देखते हैं ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेकर के, एंड उसके बाद म्यूनसिपैलिटीज़ को लेकर के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के, वो रिफॉर्म्स भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स होस्टेड द 7th समिट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इन्होंने होस्ट की है 7th समिट नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, 1983 में, एंड लीडिंग अ स्पेशल नॉन अलाइंड मिशन। ठीक है, नॉन अलाइंड मिशन को भी लीड किया है टू वेस्ट एशिया टू रिजॉल्व उस वक्त जो आपका प्रॉब्लम चल रहा था, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो इशू चल रहा था पैलेस्टाइन और इजराइल का, आज भी चल रहा है। तो खैर क्या ही बात करें, दुनिया जो है वो नाम का उन्होंने जो है एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, वो सिर्फ नाम का है। ठीक है, वहाँ पे कि फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ ह्यूमैनिटी,
ये सब बस लिखने पढ़ने की बात है, ठीक है। इनके ऊपर कोई मॉरल स्टैंडर्ड किसी का नहीं है, कोई इथिकल स्टैंडर्ड किसी का नहीं है। मासूम मरे तो मरे, मासूम जान से जाए तो जाए, ठीक है। हमेशा उसी पार्टी की साइड, उसी जो है गिरोह की साइड दुनिया लेते आई है जो पावरफुल रहा है, चाहे वो जालिम ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन एक बात दिमाग में ज़रूर रखना, जुल्म इतना बड़ा नहीं होता कि वो खुदा ताला, ईश्वर, परमात्मा को भी ऊपर कर दे, यानी कि उससे भी ऊपर चला जाए। इतना बड़ा जुल्म नहीं होता, ठीक है। जुल्म एक ना एक दिन ज़रूर रुकता है, और जुल्म के ऊपर एक ना एक दिन ज़रूर लाठी चलती है ना। तुम क्या समझोगे कि ये कमज़ोर सी आवाज़ है क्या? तुम क्या समझोगे कि ये कमज़ोर सी आवाज़ है क्या? इस आवाज़ में बड़े लोगों की जो है वो चीखें, पुकारें सब शामिल हैं। तो ये जब आवाज़ वहाँ पहुँचेगी तो उस अदालत से जो लाठी चलेगी, उस लाठी का जो चलना है उसको आप सह नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। थोड़ा थोड़ा भावुक हो जाता हूँ मैं, तो भावुक होने की भी बात है। तो इसको इन्होंने जो है वो रिजॉल्व किया। ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक टाइज विद इजराइल एंड इनिशिएटेड द लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। चलिए, उसके बाद चौधरी चरण सिंह के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, इंट्रोड्यूस्ड डेप्ट रिडम्पशन बिल, ठीक है। डेप्ट रिडम्पशन बिल इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया। ड्राफ्टेड द लैंड यूटिलाइजेशन बिल अप्रैल 39, रोल इन एरेडिकेशन ऑफ द जिम्मेदारी सिस्टम, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 को भी इन्होंने लागू किया। उत्तर प्रदेश साइल कंजर्वेशन एक्ट 1954 में, लैंड होल्डिंग एक्ट 1960 में, और ये भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद अबाउट डॉक्टर MS स्वामीनाथन, बड़ी ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी। अभी जो आपका पंजाब से जो आपका 2-2.5 साल पहले जो प्रोटेस्ट चल रहा था MSP को लेकर के, एंड वो MSP का आइडिया देने वाली पर्सनालिटी डॉक्टर M स्वामीनाथन, और इनको फादर ऑफ इंडियन जो है आपका ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है इनको, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए, की कंट्रीब्यूशन, आर्किटेक्ट एंड फादर, ठीक है, आर्किटेक्ट एंड फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग 1960s, अलोंग विद नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉन्ग डेवलप्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट, ठीक है। उसके बाद एज हेड ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स 2004 से लेकर के 6, रिकमेंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, जिसकी डिमांड किसान कर रहे थे, और गवर्नमेंट उनको भारत रत्न से तो नवाजती है लेकिन उनकी रिकमेंडेशन पे ध्यान नहीं देती। बाकी मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। फॉर फार्मर्स बेस्ड ऑन कंप्रिहेंसिव कॉस्ट प्रोडक्शन, ठीक है, इसी MSP की डिमांड रख रहे थे फार्मर्स। रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज ल्यूरेट 1987, SS भटनागर अवार्ड्स 1961, तो इनको इन अवार्ड से भी नवाजा गया है। फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज ल्यूरेट, और उसके बाद 1987 में ये मिला, और उसके बाद SS भटनागर अवार्ड 1961 में MS स्वामीनाथन, फादर एंड आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर, सो इसलिए आपको इनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। अगला आपका पद्मा अवार्ड्स, 3 अवार्ड्स आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो ये न्यूज़ में क्यों है? प्रेसिडेंट अप्रूव्ड कन्फर्मेंट ऑफ 132 पद्म अवार्ड्स फॉर 2024, ठीक है। पद्म अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954, इंपॉर्टेंट, इज अनाउंस्ड एनुअली ऑन द ओकेजन ऑफ, कब किया जाता है इसको? रिपब्लिक डे पे, ठीक है। और रिपब्लिक डे कब मनाते हैं हम? बताओ जल्दी जल्दी। एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ इंटरप्शंस ड्यूरिंग द ईयर्स, बीच में कुछ इंटरप्शंस हुई हैं कुछ ईयर्स में, वह उन ईयर्स में नहीं मनाया गया। बाकी के आपके टाइम जो है वो रिपब्लिक डे का टाइम ही है, तभी मनाया जाता है। अब वो कौन कौन से ईयर हैं? 1978 में इंटरप्शन हुआ,
1979 में, 1993 में एंड 1997 में। 4 ये जो ईयर्स हैं यहाँ पे इंटरप्शन हुआ है। तो यहाँ से भी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। सो ईयर याद रखेंगे 78, 79, 93 एंड 97। ठीक है। 3 कैटेगरीज पद्म विभूषण, ठीक है, फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंक्ट सर्विस। अगर आपने कोई एक्सेप्शनल सर्विस पे करी है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, तो आपको पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। पद्म भूषण, पद्म भूषण फॉर डिस्टिंक्ट सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर, तो आपको पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। पद्मश्री फॉर डिस्टिंक्ट सर्विस इन एनी फील्ड। ठीक है। उसके बाद अवार्ड इज गिवन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द पद्म अवार्ड कमेटी। तो पद्म अवार्ड कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये किसी भी पर्सनालिटी को दिया जा सकता है, जिस पर्सनालिटी का नाम वो रिकमेंड करेंगे। अब इस पद्म अवार्ड कमेटी को हेड कौन करता है? हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी एंड इंक्लूड्स होम सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट। तो ये 3 लोग जो हैं इसको हेड करते हैं। साथ ही साथ इनके 4 to 6 इमिनेंट पर्सन्स होते हैं, मेंबर होते हैं इस कमेटी में। यानी कि 3 लोग, ये 4 या 6 मेंबर जो है साथ में होते हैं। ये लोग रिकमेंड करते हैं किसी का नाम। रिकमेंडेशन आर देन सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के पास, फिर प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, देन फिर उसके कहने पे फिर प्रेसिडेंट को बोलता है, प्रेसिडेंट देन फिर उसके ऊपर क्या देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर अप्रूवल। गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद PSUs except doctors and scientists are not eligible for these awards. That is very important line. Government servants including those working with PSUs except doctor, डॉक्टर को छोड़ करके, साइंटिस्ट को छोड़ करके, बाकी कोई भी गवर्नमेंट सर्विस अगर कर रहे हैं तो उनको इसके लिए अवार्ड नहीं दिया जाता। ये एक्सेप्शनल यूनिक सर्विस के लिए फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। आप सोचें कि मैं क्या बन जाऊंगा? ब्यूरोक्रेट्स बन जाऊंगा, और ब्यूरोक्रेट्स बनने के बाद मैं लोगों के लिए अच्छा काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा, तो मेरे को पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण मिल जाएगा? नहीं, है ना। यू वांट टू बिकम अ सर्वेंट। सर्वेंट किसका? लोगों का। और वो जो है वो आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यही स्टेटस है। तो आप वहाँ पे जाकर के एटीट्यूड्स वगैरह नहीं दिखा सकते, है ना। यू आर अ सर्वेंट, तो सर्वेंट का ही काम करना पड़ेगा, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी ही काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से ही करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाइल में डाल दिया जाएगा, तो आपको अवार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है। साइंटिस्ट और डॉक्टर को छोड़ करके, इट इज़ नॉट अ टाइटल अंडर आर्टिकल 18। सेम वही बात, टाइटल नहीं लगा सकते आप, पर फिक्स यानी कि आपने नाम के आगे पीछे यूज नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद कुड्डावोलाई सिस्टम। कुड्डावोलाई सिस्टम, सो कुड्डावोलाई सिस्टम इन एंशिएंट तमिलनाडु, ये तमिलनाडु के अंदर एंशिएंट टाइम में इस्तेमाल किया जाता था। दैट इज कुड्डावोलाई सिस्टम को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। बैग 3rd बेस्ट टेबलैक्स अवार्ड्स फॉर रिपब्लिक डे परेड 2024, कहाँ पे? आपका तमिलनाडु में। अबाउट कुड्डावोलाई सिस्टम एमर्ज ड्यूरिंग 10th सेंचुरी चोला टाइम पीरियड, चोला डायनेस्टी का टाइम पीरियड। ठीक है। ये आप पिक्चर में देखें तो होता क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, एक लीफ के ऊपर उसका नाम लिखा जाता है, फिर इस मटके के अंदर डाल दिया जाता है। तो किसी बच्चे से उस मटके को ऐसे करवा के देन उसके बाद उस लीफ को चुना जाता है, तो जिसका नाम आता है तो उसको रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं विलेज का। तो अगर वो विलेज के लिए अच्छा काम करता है देन उसको इस अवार्ड से भी नवाजा जाता है। एमर्ज ड्यूरिंग 10th सेंचुरी चोला टाइम पीरियड एंड इज डॉक्यूमेंटेड इन द उत्थरामयूर इंस्क्रिप्शन। ठीक है। और इसका जो हमको फाइंडिंग मिलती है वो यहाँ हमको कहाँ पे मिलती है? उत्थरामयूर इंस्क्रिप्शन के अंदर। इट वाज यूज्ड टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू रन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। एक रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो चूज किया जाता है। ठीक है। उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है पूरे विलेज का, और वो उस विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है। और सिस्टम क्या है? ये वाला जो मैंने आपको बताया। विलेज वर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स विद द रेजिडेंट्स ऑफ ईच वार्ड्स इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू कुड्डावोलाई सिस्टम। ठीक है। कंटेस्टेंट जो होते हैं, नेम्स वर रिटन ऑन पाम लीफ, पाम लीफ के ऊपर उनका नाम लिखा जाता है। टिकट, जिसको हम वोलाई बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोलाई। विच वर पुट इनटू अ पॉट, एक पॉट में डाला जाता है, पॉट को बोला जाता है कुड्डा।
तो सो कुड बोलाई, सो ये कुड बोलाई सिस्टम हो गया। एंड अ स्मॉल बॉय, एक छोटा बच्चा, वुड पिक टिकट्स टू डिक्लेयर इलेक्टेड लीडर्स, फिर उसको डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, चलिए ये न्यूज़ में रहा है तमिलनाडु ने, क्योंकि रिपब्लिक डे परेड पे जो है ये कुछ लोगों को ये अवार्ड से भी नवाजा जाएगा जिन्होंने अच्छा रिप्रेजेंटेशन तमिलनाडु के अंदर कुछ विलेजेस के अंदर किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, तो ये यूथ के लिए है बाल पुरस्कार। ठीक है, बाल पुरस्कार मतलब यूथ। द प्रेसिडेंट कन्फर्ड PMRBP इन टू 19 चिल्ड्रंस PMRBP अवार्ड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो कौन सी मिनिस्ट्री करती है ये पता होना जरूरी है। इट ऑनर्स चिल्ड्रंस एज 5 to 18। ठीक है, पूछता है भाई, पूछता है, याद रखना कितने एज के बच्चे, 5 से 18, किस बात के लिए। अब बच्चों को अवार्ड भाई, बच्चों की ब्रेवरी के लिए, कोई ब्रेव एक्ट कर दिया बच्चों ने, करेजिस दिखा दिया कहीं पे, ठीक है, ताकत दिखाई अपनी, ठीक है, किसी सिचुएशन से निपटने के लिए। आर्ट एंड कल्चर, आर्टिस्टिक अप्रोच तो रख सकते हैं बच्चे, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में उन्होंने कोई अच्छा सा काम किया है, इन्वायरमेंट को लेकर के कोई काम किया है, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स दैट डिजर्व नेशनल रिकॉग्निशन। ठीक है, तो 5 से 18 साल के बच्चे को आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलेगा। अवार्ड्स इंक्लूड्स अ मेडल, एक मेडल दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दी जाएगी, एंड साइटेशन बुकलेट, और एक बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि बच्चे हैं ना तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैनुअल प्रेजेंटेड द वीक बिफोर रिपब्लिक डे, बिफोर रिपब्लिक डे ये अवार्ड्स जो है प्रेजेंट किया जाएगा, दिया जाएगा। जो अवार्डीज होंगे यानी कि जिनको ये मिलेगा, मस्ट रिसीव द एक्लोड्स पर्सनली, तो वो जो है अगर उनको ये अवार्ड्स को लेना है तो वो पर्सनली उनको लेना पड़ेगा, विद पोस्थोमियस एक्सेप्शन फॉर ब्रेवरी इन बाल शक्ति पुरस्कार। ठीक है, यानी कि जो पोस्थोमियस एक्सेप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इस अवार्ड में कहाँ पे है, बाल शक्ति पुरस्कार। अगर किसी बच्चे की किसी सिचुएशन, किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो ब्रेवली मतलब एकदम उसने अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया, देन उसके बाद भी उसकी जो है जान नहीं बची, देन उसके लिए भी उस बच्चे को ये अवार्ड दिया जाएगा। सिर्फ यही एक्सेप्शन है, बाकी में आपको जो है ये पोस्थोमियस कैटेगरी में नहीं दिया जा सकता। तो उसके लिए आपका इसी अवार्ड के अंदर एक और कैटेगरी बनाई गई है, दैट इज़ बाल शक्ति पुरस्कार। तो उस बच्चे को बाल शक्ति पुरस्कार के नाम से अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, लिमिटेड टू इंडियन सिटीजन्स जो इंडिया के अंदर रहते हैं। उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड तो ये लिटरेचर के अंदर दिया जाता है। अगर आपने संस्कृत लिटरेचर के अंदर अच्छा काम किया है, पोइट्री, प्रोज, नॉवेल्स वगैरह वगैरह लिखे तो आपको अवार्ड दिया जाएगा। उर्दू लैंग्वेज के अंदर जो भी आपकी 8 शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस है ना, उनके अंदर अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज, तो आप कमेंट के अंदर बताएंगे क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, क्योंकि रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज और भी बढ़ गई हैं, तो जल्दी जल्दी बताएंगे कमेंट के अंदर। तो ज्ञानपीठ अवार्ड 2 पर्सनालिटी को मिला है, तो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, 58th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2023 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू, एक आपके जगत गुरु हैं, जगत गुरु स्वामी रामभद्र आचार्य, जगत गुरु स्वामी रामभद्र आचार्य, और इनको मिला है संस्कृत के लिए, और उसके बाद श्री गुलजार साहब को मिला है उर्दू के लिए। ठीक है, द अवार्ड 58th ज्ञानपीठ अवार्ड गोज टू द, मतलब 2023 का जो है वो मिला है जगत गुरु स्वामी रामभद्र आचार्य जी को, इनको मिला है संस्कृत के लिए, और उसके बाद श्री गुलजार साहब को मिला है उर्दू के लिए। ठीक है, चलिए, तो ज्ञानपीठ अवार्ड के रिलेटेड इंस्टीट्यूटेड 1961, इंपॉर्टेंट, द अवार्ड हैज़ बीन गिवन बाय भारतीय ज्ञानपीठ। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, भारतीय ज्ञानपीठ। तो ये देते हैं, कब से देते हैं, 1965 से ये शुरुआत है इसकी। फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इंडियन लिटरेचर, जो 22 लैंग्वेज हैं उनके अंदर अगर आपका ज़बरदस्त काम है तो आपको ये दिया जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन 1944, तो
इसको फॉर्मली जो है बनाया कब गया था 1944 में, ठीक है। इंस्टीट्यूटेड कब किया गया है 1961 में, ठीक है। फॉर्मली इस ऑर्गेनाइजेशन को 1944 में बना दिया गया था और इंस्टीट्यूटेड 1961 में किया गया और अवार्ड देना शुरू हुए 1965 में। तो 3 डेटा याद रखेंगे। इज़ वन ऑफ द प्रीमियर लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिकेशन हाउस इन इंडिया। तो 1944 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट कर दी थी और ये एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकेशन के लिए इंडिया के अंदर माना जाता है। रिकॉग्नाइज एज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कन्फर्ड फॉर द लिटरेचर इन इंडियन लैंग्वेज, जो 8th शेड्यूल के अंदर शामिल लैंग्वेज है, एंड उसके बाद इंग्लिश भी, ठीक है, याद रखेंगे। 22 लैंग्वेज 8th शेड्यूल के अंदर प्लस इंग्लिश, ठीक है, प्लस इंग्लिश। इट इज गिवन ओनली टू इंडियन सिटीजन, ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? इंडियन सिटीजन्स को। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड SNA संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एंड अवार्ड्स। फेलोशिप जब मिलती है ना तो आपको रिसर्च करने के लिए भी क्या मिलता है? पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, लास्ट है, ठीक है। एंड अवार्ड्स फॉर द ईयर 2022-2023, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी हैं जिनको ये मिला है। विनायक खड़ेकर, ठीक है, गोवा इंडियन म्यूजिक के लिए। विश्ववरण, ठीक है, कर्नाटक इंडियन म्यूजिक के लिए। उसके बाद सुनैना हजारीलाल महाराष्ट्र इंडियन डांस के लिए। राजा एंड राधा रेड्डी दिल्ली इंडियन डांस के लिए। दुलाल राय आसाम इंडियन थिएटर के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपका DP सिन्हा उत्तर प्रदेश इंडियन थिएटर के लिए। तो ये नीचे पिक्चर्स भी देख सकते हैं, प्रेसिडेंट दे रहा है, ठीक है। अबाउट SNA अवार्ड्स, एकेडमी अवार्ड्स आर बीइंग कन्फर्ड सिंस 1952, सिंबलाइज हाईएस्ट अचीवमेंट इन म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, ठीक है। अवार्ड्स इन हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक, तो ये अवार्ड हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए भी दिया जाता है और कार्नेटिक म्यूजिक के लिए भी दिया जाता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया में और कार्नेटिक म्यूजिक साउथ इंडिया में, ठीक है। और हिंदुस्तानी म्यूजिक की एस्टैब्लिशमेंट किसने करी थी, ठीक है, फाउंडर किसको माना जाता है, और कार्नेटिक म्यूजिक का फाउंडर किसको माना जाता है, ये भी ध्यान में रखना और इसको कमेंट में करना अगर किसी को आता है। तो इसको 1951 में इंस्टीट्यूट करा गया है, ठीक है। इवन बिफोर SNA was set up and these were known as presidential award, यानी कि जब तक SNA यानी कि संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स एस्टैब्लिश नहीं हुआ था उसके पहले भी ये अवार्ड दिया जाता था, लेकिन उस अवार्ड को हम बोलते थे प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स इन डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक्स। ऑनर ऑफ एकेडमिक फेलो कैरीज परस्यू मनी, कितना फेलोशिप अगर प्रोवाइड की जाएगी तो 3 लाख मनी दिया जाएगा। वाइल एकेडमी अवार्ड्स अगर फेलोशिप नहीं होगी तो उसको कितना दिया जाएगा? सिर्फ 1 लाख, ठीक है, उसको 1 लाख मॉनेटरी फंड मिलेगा। बिसाइड्स तमार पत्र, ठीक है, तमार पत्र एंड अंग वस्त्रम, ठीक है, अंग वस्त्रम वो जो डाला जाता है गले में, और तमार पत्र जो आपका सनद दी जाती है, ठीक है। चलिए, SNA set up in 1953 is the apex body in the field of performing arts preservation and promotion India's intangible culture heritage, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आज के हमारे लेक्चर का, दैट इज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स NSA। तो मोहम्मद शमी को देख सकते हैं आप, अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा रहा है इनको बाय द प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, तो इसमें कौन कौन से अवार्ड हैं, कौन देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड NSA 2023, एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, पूछा जाता है तो याद रखना है। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग 6 कोर्स अवार्ड्स, कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स, दैट इज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। दूसरा अर्जुन अवार्ड्स जो मोहम्मद शमी को भी मिला है फॉर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, रेगुलर को मिलता है ये, फॉर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ओवर 4 ईयर। अगर 4 साल से आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हो किसी भी स्पोर्ट में तो आपको अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड्स, हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर्स फॉर कोचेज, यानी कि कोच के लिए भी आपका ये द्रोणाचार्य अवार्ड है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद अवार्ड्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, टॉप परफॉर्मेंस इन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स। उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, स्पोर्ट्स प्रमोशन बाय ऑर्गेनाइजेशन और कॉरपोरेट्स, ठीक है। तो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसके बाद मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड में कौन कौन सी पर्सनालिटी हैं, तो ये याद रखेंगे आप, सात्विक सिराज
रन की रेड्डी, ठीक है, बैडमिंटन में मिला है इनको। चिराग शेट्टी को बैडमिंटन में मिला है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड इतनी सारी पर्सनालिटीज़ को मिला है। तो ये सारे आप जो है याद रखेंगे, जिसमें आपके मोहम्मद शमी भी शामिल हैं क्रिकेट कैटेगरी में। उसके बाद आपका अर्जुन अवार्ड्स सुनील कुमार, अंतिम पांगेल, ठीक है, रेसलिंग ये वुशु में मिला है, ठीक है, नोरेम रशिबना, ठीक है। उसके बाद शीतल देवी, ठीक है, ये है परा आर्करी, ठीक है। उसके बाद अलूरी, ठीक है, अलूरी अजय कुमार। उसके बाद प्राची यादव, ठीक है। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड में इन कैटेगरी के अंदर इनको मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम, ये तीन पर्सनालिटीज़ को मिला है। ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको मिला है। मौलाना कलाम आज़ाद इन लोगों को मिला है। तो ये आप जो है देख लेंगे और दिमाग में रख लेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा। तो हमने जो है आर्ट एंड कल्चर के अंदर लगभग हमने सारे टॉपिक को जो है वो कवर कर लिया है। उसमें हमने स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर को कवर किया सबसे पहले लेक्चर के अंदर, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने इसको कवर किया। देन उसके बाद दूसरे लेक्चर के अंदर हमने इन दोनों को कवर किया। तीसरे लेक्चर के अंदर हमने इन दोनों को कवर किया। अब लास्ट लेक्चर के अंदर अपन लोग करेंगे मिसलिनियस टॉपिक। मिसलिनियस टॉपिक के अंदर ट्राइबल लैंग्वेज, उसके बाद आपके लैंग्वेज, उसके बाद ट्राइब्स एंड वेरियस अदर टॉपिक्स जो मिसलिनियस टॉपिक्स के अंदर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आते हैं, वो सारे हम जीआई टैग्स, ठीक है, जीआई टैग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सारे इनके अंदर हम करेंगे। तो ये वाला लेक्चर आने तक आप सभी को अल्लाह हाफिज़, रब रखा।